पार्ट 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इसके 2 पैराग्राफ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एक अपाहिज व्यक्ति के इंटरव्यू को दूरदर्शन वाले ले रहे हैं, उसको दिखाया गया है। आज हम पढ़ेंगे उस आगे का पहले। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है। आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि जब दूरदर्शन वाले पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उसको रुला नहीं पाए थे, तो फिर उन्होंने उसकी वो फूली हुई आँख, जहाँ उसकी अपंगता थी, फूली हुई आँख, उसको बड़ी तस्वीर करके दिखाएंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है। आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर उन्होंने खुद ही सोच लिया, क्योंकि अपंगता की पीड़ा उसकी दिखा नहीं पा रहे थे वो, तो कैमरा वहाँ ले गए, फूली हुई आँख थी, उसकी बड़ी हुई तस्वीर दिखाई, फिर उसके होठों पर एक कसमसाहट सी दिखाई और उन्हें लगा कि शायद दर्शक इसे अपंगता की पीड़ा ही मानेंगे। अब है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फिर कवि कह रहे हैं कि एक और कोशिश करेंगे कि वो उसको रुला दें, और दर्शकों को ये सांत्वना सी दे रहे हैं कि धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों, आप मतलब जो दर्शक है उसको और जो संचालक है उसको, क्योंकि वो लोग दर्शकों की इच्छा है कि वो अपनी अपंगता के दुख को कहे, उसकी पीड़ा को कहे, जबकि संचालक की इच्छा है कि वो रोए पीड़ा को कहते हुए। तो उनका जो उद्देश्य है भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का दर्शकों को, वो पूरा हो। तो वही कह रहे हैं, धीरज रखो, कैमरा बस करो, हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो पूरी तरह से उन्होंने कोशिश कर ली, पर वो उतना दुख कह नहीं पाया, रोया नहीं। तो वो संचालक ने जैसे अब हार मान ली है चैनल के, कि अब रहने दो, बस रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि उनका एक पर्दे पर एक दिखाना एक कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। नाम तो है कि सामाजिक उद्देश्य के नाम पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि जो अपंग लोगों की पीड़ा है उसको समाज में और लोगों को उससे परिचित कराया जाए। पर नहीं, मुखौटा तो यही है सामाजिक उद्देश्य कहा, मगर वास्तविक रूप से वो उसको उनका एक व्यावसायिक लाभ के लिए, उसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ के लिए उस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। जब कैमरे पर वक्त की कीमत है, यानी जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है उसमें धन लग रहा है, और जब मेन उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो इतना ज़्यादा समय उस पर नहीं देना, क्योंकि जितना समय लगेगा उतना ही ज़्यादा धन लगता चला जाएगा। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दे पर उतना ही दिखाएंगे जितना कि उनका व्यावसायिक उद्देश्य उससे पूरे होते हैं। और फिर बाद में हम कहेंगे कि बस ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त हमारा कार्यक्रम था और ये पूरा हुआ। और फिर कोष्टक में बस थोड़ी सी कसर रह गई, यानी जो संचालक के मन के भाव है, कवि ने कोष्टक में कहे हैं, बस थोड़ी सी कसर रह गई, मतलब हम रुला नहीं पाए उसे भी, आपको भी। संचालक के मन के भाव हैं जो कवि ने कोष्टक में लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद धन्यवाद कह के वो कार्यक्रम समाप्त होता है। इस तरह ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता समाप्त हुई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? मतलब कुछ कविताओं में पंक्तियाँ कोष्टकों में दी हुई है ना, उसका क्या औचित्य है, आपकी समझ से क्या है? तो पहले हम लिखेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन पर प्रसारित एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम पर आधारित, दूरदर्शन पर एक प्रसारित कार्यक्रम हुआ है, उस पर आधारित एक ये कविता है। और इसमें कवि ने कोष्टकों में जो कुछ भी लिखा है वो अलग अलग लोगों को संबोधित करते हुए लिखा है, संबोधित पंक्तियाँ हैं। और एक तरह से वो संचालन के लिए है, जैसे कैमरामैन के लिए है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये कैमरा मैन के लिए इंस्ट्रक्शन है। इसको कवि ने कविता को आगे बढ़ाने के लिए, संचालन करने के लिए लोगों से संबंधित जो है उसको लिखा है। दर्शकों के लिए है, हम खुद आपको इशारे से बताएंगे क्या ऐसा है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और अपंग व्यक्ति के लिए है, वह अवसर खो देगा, बस थोड़ी सी
कसर रहेगी। तो ये कोष्ठक में जो पंक्तियाँ हैं, ये कविता के जो मुख्य उद्देश्य है लिखने का, उसको व्यक्त करने में सफल हुई हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम एनसीईआरटी वाला ले रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लिया गया है और बहुत कहने को तो ये उसके प्रति करुणा है कि उसकी समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं, उसकी समस्याओं को समाज जान रहा है और मीडिया वाले ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी समस्या है इनको दूर किया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। दूरदर्शन वाले संचालक भी या चैनल वाले भी उसकी अपाहिजता को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनके व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके, उससे उन्हें कुछ लाभ हो सके। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये व्यावसायिक कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, इसलिए ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उन सभी लोगों पर व्यंग्य किया है जो कि अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं और सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर ऐसा दिखाते हैं कि हमें अपाहिज व्यक्तियों से बहुत करुणा है, उनकी समस्याओं को हम आगे पहुंचा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संचालक जो है अपाहिज के अपाहिजपन को बेचते हैं एक तरीके से और उसको इस तरह से उसके दुख को इस तरह से सामने लाना चाहते हैं जनता के, ताकि उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो, उनके व्यावसायिक हित सध सके। इसलिए इस कविता में और संचालक जो है वो अपने आप को समर्थ शक्तिशाली मानता है, तभी तो वो ऐसा सोच रहा है और उसको कमज़ोर मान रहा है। तो यहीं पर ये आंसर है। इस पंक्ति के माध्यम से कविता में कवि ने यह व्यंग्य किया। क्या व्यंग्य किया है कि जो समर्थ शक्तिशाली लोग हैं वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए तो कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है, वो अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसलिए कवि ने ये कहते हुए व्यंग्य किया। हाँ, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? हाँ, तो इसमें ये है कि जैसे जो शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति है और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे जो संचालक है उसका ये उद्देश्य पूरा होगा कि उसके कार्यक्रम ज़्यादा लोकप्रिय होगा, दर्शक ज़्यादा उससे जुड़ेंगे क्योंकि वो दर्शकों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने में समर्थ हो पाया। तो इसलिए उनका क्या उद्देश्य पूरा होगा? उनका व्यावसायिक हित पूरे होंगे, वो उस कार्यक्रम से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। नेक्स्ट, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप से रखा है? हाँ, तो इसका आंसर होगा, इस पंक्ति में कवि ने व्यावसायिक जो स्वार्थ हैं उसको व्यावसायिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इस समस्या नहीं कहेंगे इसको, कि जो उनके स्वार्थ है ना, जो वो मुखौटा जो पहने हुए हैं संचालक, उसको उतारना चाह रहे हैं कवि, तभी उन्होंने इस कविता को लिखा है और दर्शकों के सामने जो पाठक हैं उनको सामने लाना चाहा है। और उन्होंने ये कहा है कि पूरे पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये पंक्ति बताना है। क्यों कहा है? क्योंकि पर्दे पर जो कुछ भी प्रसारित हो रहा है, जितना समय प्रसारित होता है उतना ही धन लग रहा है। अब जितना समय वो रोएगा नहीं, जो अपाहिज व्यक्ति था, उतना ही धन लगता चला जा रहा है, उतना उनको प्रॉफिट हो नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने उस कार्यक्रम को बंद किया कि पर्दे पर समय की कीमत है। तो यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से उनका व्यावसायिक हितों या व्यावसायिक जो स्वार्थ है उनको सामने लाया है कि ये सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम नहीं था, बल्कि व्यावसायिक हितों को साधने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। तो यहाँ पर ये कवि ने पूरे साक्षात्कार में अपना नज़रिया ये व्यक्त करना चाहा है। तो इस तरह हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए हैं। इस जो हमारे अतिरिक्त प्रश्न होंगे वो तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगी, और इसके अलावा आप जूम क्लास हर अटेंड करेंगे जिसमें कि बोर्ड में आए हुए इस पार्ट से संबंधित बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को हम लेंगे, डिस्कस करेंगे और वो हम आपस में करेंगे। तो तभी हमारा ये पार्ट पूरा हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस आने का पैटर्न अलग होता है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का
थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों को हमें देखना है, इसलिए आप जूम क्लास में आइए और हम लोग साथ साथ इस काम को करेंगे। धन्यवाद।